उत्तर प्रदेश चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन विधानसभा के उम्मीदवारों के चौथे चरण का मतदान हो रहा है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर लखीमपुर, हरदोई, संदिला और लखनऊ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के विधानसभा में सुबह से ही मतदान हो रहा है। बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में 9 जिलों के 59 सीटों पे आज मतदान हो रहा है। सुबह से ही वहां पर मतदान चालू है और लगातार आपको हम अपडेट दिखा रहे हैं। और खास तौर पर पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हो चुका है, दूसरे चरण का 14 फरवरी को हो चुका है, तो वहीं तीसरे का 20 फरवरी को हो चुका है। आज चौथे चरण का मतदान है, लेकिन इस वक्त जो है 7 चरणों पे वहां पर मतदान होना है, जिसमें 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होगा। छठे चरण का 3 मार्च और 7 मार्च के दिन आखिरी चरण होगा। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 4 उम्मीदवार के विधानसभा में मतदान हो रहा है। और हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने 35-40 साल डर की बुनियाद पर वोट दिया, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। आज ओवैसी और कुशवाहा आपसे अपील कर रहे हैं कि डर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पूरे एतमाद और इत्मीनान के साथ और उम्मीद के ऊपर आप मंजलिस का और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए। हम आपको डरा रहे नहीं हैं, हम आपको इत्मीनान दिला रहे हैं, हम आपको खौफ नहीं दिला रहे, हम आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आप एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि प्रतापगढ़ से इंशाअल्लाह ताला इसरार अहमद आपका नया विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, आज आप देखते हैं कि बीजेपी में अफरा तफरी की कैफियत है। एक 2019 में बाई इलेक्शन हुआ, जो आज वो प्रत्याशी नहीं है, किसी और को प्रत्याशी बनाया गया। फिर बीजेपी ने सीट अपना दल को दी, तो अपना दल को दी तो बेटी ने कहा कि मां सामने आ गई, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, तो बीजेपी के पास सीट चले गई। जब एक बेटी अपने मां के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा कर सकती, तो प्रतापगढ़ के गयूर अवाम, क्या आप एक होकर यहां से इसरार अहमद को कामयाब नहीं कर सकते? क्या इसरार अहमद आपका भाई नहीं है? क्या इसरार अहमद में आपको अपना बाप की मोहब्बत और शफकत नजर नहीं आती? जब बीजेपी की अपना दल अपना प्रत्याशी को वापस ले लेती है कि मां के सामने नहीं खड़े होंगी, तो बताओ क्या ओवैसी गैर हो गया तुम्हारे लिए? क्या कुशवाहा तुम्हारे लिए गैर हो गया? अरे हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो हम मर मिटने के भी लिए तैयार हैं आपके लिए। और याद रखो मेरी इस बात को, असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा। और शायद इसीलिए कि हम सच्चाई और हक को कामयाब करना चाहते हैं, ये बातिल ताकतें हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाएं। और शायद इसीलिए ये जानते हैं कि ओवैसी और कुशवाहा मिल गए तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। इसीलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारी जान लेने के लिए इन जालिमों ने, इन बुज़दिलों ने हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई। मगर हम इन गोली चलाने वालों को मैं कह रहा हूं, इनके पीछे जो उनके माई बाप है उनको कह रहा हूं, जो दिमाग कार फरमा उनसे कह रहा हूं, याद रखो मेरा नाम असदुद्दीन है, मैं बुज़दिल नहीं था, ना कभी रहूंगा। अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा, जिंदा रखेंगे। और सुनो बुज़दिलों, असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह के करम से, अपने बुजुर्गों की दुआओं से, मैंने बातिल ताकतों के तूफान में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया हूं और चिराग जलेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे हम मिटने आए जमीन में, मिटेंगे। अरे जब हम जमीन पर आए तो इसी जमीन के एक दिन ग़िज़ा बनेंगे। मगर सुन लो जालिमों, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, बेबाकी के साथ और बगैर खौफ खाए हम सच्चाई को बयान करते रहेंगे। दुश्मन चाहे कोई इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला जालिम हो,
हम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से नहीं डरते, हम जमीन और आसमान के खालिक से डरते हैं। हम किसी देश के प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या अखिलेश से नहीं डरते, हम मखलूक से नहीं डरते, हम खालिक से डरते हैं। और यही चीज उनको पसंद नहीं आती कि आखिर कौन है ये लोग कि हम गोलियां चला रहे हैं और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि मैं ठुकराता हूं, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे बराबरी के शहरी का हकूक दो। जब मैं ये बात किया तो सब लोग ताज्जुब किए। कई नेता पार्लियामेंट के मेंबर आके बोले ओवैसी तुमने बात तो अच्छी की, मगर नेता लोग तो सिक्योरिटी लेने के लिए तड़पते हैं और तुम उसको ठुकरा रहे हो, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक ही है, मैंने बयान किया और फिर कह रहा हूं, अगर ओवैसी को एक सोने के पिंजरे में डाल दिए तो फिर क्या फायदा? अगर ओवैसी की जान बचा ली जाए और डीवाईएसपी को इंसाफ ना मिले तो फिर क्या फायदा बताओ आप? अगर ओवैसी को सिक्योरिटी मिल गई तो वो 22 नौजवान जो CAA का एहतजाज कर रहे थे, CAA के काले कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, उसकी मां को, उन बच्चों की मां को जो शहीद हो गए, उनको ओवैसी क्या मुंह दिखाएगा कि उनकी मां कहेगी कि तुझे सिक्योरिटी मिल गई, मेरे बच्चे की तो जान चले गई। अगर आप जिंदा रहेंगे, आपका घर आबाद रहेगा, आपके घर में बच्चों को इंसाफ मिलेगा, बेटियों का तहफ्फुज़ होगा, इबादत गाहें महफूज रहेंगी, महिलाओं की इज्जत हो गई तो ओवैसी भी इज्जत में इजाफा होगा। अगर गरीब की जान की कीमत नहीं तो ओवैसी की भी जान की कीमत नहीं है। मेरी जान किसी गरीब और मजलूम से बढ़कर नहीं है। वो भी एक मां के पेट से पैदा हुआ, मैं भी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। मेरा नाम चाहे कुछ भी हो, मगर आज इस देश में, इस प्रदेश में गरीब की जान की हिफाजत करना है, मजलूम की हिफाजत करना है, कमजोर को ताकतवर बनाना है, जो नीचा है उसको ऊपर उठाना है, हकदार को उसका हक दिलाना है। ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई हमारी। इस बात को आपको समझना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। आज आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है, बीजेपी के होम मिनिस्टर आ रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे, और मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे काबिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाया कि उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा, कितने इंटर पास है, कितने 12वीं पढ़े हुए हैं? हमारी मां और बहनें भी हाथ उठा सकती हैं 12वीं पढ़े हुए। उठाओ मेरी मां और बहनें, हाथ उठाओ, क्योंकि तुम अगर बहादुरों की सरपरस्ती करोगे तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब आएगा, पूरे देश में आएगा।